दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत के बारे में, जिसमें हमने मोहम्मद गजनवी तक की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। तो आप डाल लीजिएगा टॉपिक क्या डालेंगे, तुर्की आक्रमण के बारे में। और तुर्की आक्रमण में ये हमारा 5वां पार्ट है, तो अगर आप 4 पार्ट नहीं देखा तो उसे जाकर देखें। हम आज शुरू करने वाले मोहम्मद गौरी के बारे में। ये गौरी क्या है, और लेकिन इस गौरी के बारे में समझने से पहले एक वर्ड को समझेंगे जिसे क्या कहा जाता है, सामंतवाद। ठीक है, इस चीज़ को पहले समझेंगे यहाँ पे, सामंतवाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मान लिया जा रहा है कि ये एक राजा है। ठीक है, राजा अपने दरबार में और कोई अच्छा काम अगर करता है तो उसे क्या उसने दे दिया। मान लिया जा रहा है कि ये उसके पास 4 हिस्से हैं, पार्ट 4 राज हैं। ठीक है, नाम मैं देता हूँ ABCD। इमेज आप तैयार रखेंगे ना तो इस वर्ड को आप आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये राजा मान लीजिए रहा कि किसी व्यक्ति से, ये एक व्यक्ति है और मानते हैं ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है एस नाम है। इसने इस व्यक्ति ये बहुत अच्छा काम किया और इसे बदले में ये वाला एरिया इसे दे दिया गया। क्या नाम, क्या दे दिया गया, एस को ये मिल गया। अब ये एस क्या करेगा, यानी इस क्षेत्र का जितना भी जमीन है या जो भी किला उला है, जो कुछ भी होगा, सेना भी होगा, ये सब इसका हो गया। किसका हो गया, इस नाम के व्यक्ति का। अब ये क्या करेगा कि ये व्यक्ति धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि इस राजा के खिलाफ ही क्या करेगा, बगावत कर देगा। मतलब ये अपनी सेना का विस्तार करेगा, दूसरे राज्य पर अटैक करेगा। और क्योंकि ये राजा के द्वारा दिया गया तो राजा का इस पर अब कोई अधिकार नहीं है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है सामंतवाद। यानी कि जो मोहम्मद गौरी था वो गजनवी का सामंतवादी था। क्या लिखेंगे, गजनवी का सामंतवादी। तो आप समझ गए होंगे क्या मतलब है सामंतवादी का। यानी कि कहीं ना कहीं जो गौर प्रदेश का जो क्षेत्र था वो गजनवी के शासनकाल से उससे मिला होगा। और जब गजनवी से मिला तो गजनवी की डेथ के बाद ये 1173 ईस्वी में गौरी गद्दी पर बैठा। और ये जानता था कि जब गजनवी मध्य एशिया में साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर सकता है तो इसका मतलब है कि भारत में उसे बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि गजनवी कहीं ना कहीं भारत से ही लूट के ले गया था पैसा, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात यह है कि गजनवी जब गजनवी के मरने के बाद गौरी जब गद्दी पर बैठेगा 1173 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा मैं अगर लिख रहा हूँ तो। और इसके बाद जस्ट 2 साल के बाद भारत पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी इसका ये पहला अटैक होगा, किसका, गौरी का। कहाँ पर ये अटैक करेगा मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी जो अटैक करेगा ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो अटैक होता है वो भी पेशावर के आसपास के निकट में ही होगा। देखिए यहाँ पे आप बात करें अगर मोहम्मद गौरी की, तो ये सबसे पहले ये ना गुजरात के आसपास का इलाका में अटैक किया था। और वहाँ के एक शासक था भगेल भीम, जिसे भीम द्वितीय कहा गया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भीम प्रथम के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे भीम द्वितीय के बारे में। तो क्या था वो मैं आपको बता दूँ। इसका जो पहला अटैक था वो पेशावर में था। कहाँ पे था, पेशावर में। और इसके बाद जब 1178 में दोबारा अटैक करेगा, कहाँ पे, और गुजरात के आसपास का इलाका में। ठीक है, गुजरात से सटा हुआ इलाका में करेगा। तो यहीं पर एक शासक होगा भीम सेकेंड। ठीक है, ये सोलंकी वंश का शासक रहेगा, सोलंकी वंश का। और इसने गौरी को क्या किया, हरा दिया। देखिए अब भारत में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। भारत में मोहम्मद गौरी 2 लोग से हारा। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। एक तो ये भीम द्वितीय और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। लेकिन बाद में यही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके अब भारत में गौर साम्राज्य को स्थापित करेगा। तो ये हमने पढ़ा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से हो सकता है आपको आवाज़ अभी थोड़ी क्लियर नहीं जा रही होगी। तो ये तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो 1178 में जब भीम द्वितीय से गौरी हार गया, तो ये बहुत ही मतलब कि सोचे कि अब अगर इसे जीतना होगा
तो भारत के उस क्षेत्र से हम प्रवेश करेंगे, यानी इस क्षेत्र से प्रवेश करने का ये प्रयास करेगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का इलाका से, क्योंकि इससे पहले भी जितनी पेशावर का इलाका उसके अंडर में है, इस कारण से। तो इसको आप लिख लिए होंगे। इसके जब वो भीमदेव से हारा, उसके बाद उसने सेना व्यवस्थित करना शुरू किया। लेकिन उसमें भारत की कंडीशन में अगर आपको बता दूं, तो भारत में एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और इनका एक दुश्मन था जयचंद। क्यों दुश्मनी थी? तो दुश्मनी दो कारण से थी। क्योंकि देखिए, ये जयचंद जो था ये गाढ़वाल वंश का शासक था। ठीक है, कहाँ का था ये? गाढ़वाल वंश का। और इसका जो अधिकार था वो अजमेर पे पहले था। कहाँ था अधिकार? अजमेर पे। लेकिन इसी अजमेर को जीत जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो इस अजमेर को लेकर एक विवाद होगा इन दोनों के बीच। और दूसरा बात यहाँ पे था कि इनकी बेटी का नाम था संयुक्ता। क्या नाम था? संयुक्ता। कौन थी इसकी बेटी? थी किसकी? जयचंद की। और इसकी जो बेटी थी पृथ्वीराज चौहान से क्या करती थी? प्रेम करती थी। तो ये भी कारण था कि और ये इसके रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसी अजमेर के कारण। तो इन कारण दुश्मनी थी। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, तो इन्हें हराने के लिए जयचंद उतना काबिल नहीं था। तो जब 1191 में मोहम्मद गौरी दोबारा भारत पे अटैक करने के लिए आएगा, है ना, जिसे कहा गया है तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई, इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन इस हार बहुत बुरी तरीके से गौरी हार गया था। और अगर अच्छा होता कि अगर इस युद्ध में ये मारा जाता तो भारत में आई थिंक उसके बाद जो स्थिति बदली भारत में वैसा शायद नहीं होता। ठीक है। और इसके बाद 1192 में, क्योंकि ये देखिए ये कहीं ना कहीं 1192 की जो तराइन की जो लड़ाई है, एक टर्निंग पॉइंट है तराइन की दूसरी लड़ाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, इसमें शॉर्ट में लिखा हूँ पृथ्वीराज चौहान, ये क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और इस लड़ाई में गौरी का सपोर्ट कर दिया था किसने? जयचंद ने। ठीक है, इस कारण से, क्योंकि इस जयचंद को इनके इलाके के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसीलिए इससे इनकी शक्तियों को गौरी ने भाप लिया। और अंततः परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हारेंगे। और बाद में इनके दरबार में आते थे चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई किनके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने बाद में बताया कि बाद में इस युद्ध दौरान में पृथ्वीराज चौहान की डेथ नहीं हुई थी, बाद में उन्हें मारा गया था। तो ये सब कहानी देखने को मिलती है इनके पुस्तक चंद्रबरदाई में। और यहाँ पे इनकी पुस्तक का नाम क्या है वो मैं बताता हूँ, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमने पढ़ा। देखिए इस लड़ाई के बाद स्थिति क्या होगी भारत की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा कुछ समझने का चीज़ है। क्योंकि इस लड़ाई के बाद होगा क्या कि जयचंद और गौरी के बीच में एक समझौता हुआ था कि अगर पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा तो हम अजमेर अजमेर तो चला जाएगा जयचंद के पास। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? जयचंद गद्दी बैठेगा। लेकिन इस लड़ाई के बाद गौरी दिल्ली की गद्दी को संभाल लेगा और जयचंद को भगा देगा। बाद में अपने ही दुश्मन जयचंद को 1194 में चंदावर की लड़ाई के युद्ध में उसे मार देगा। ठीक है, चंदावर की लड़ाई में किसे मारेगा? जयचंद को। कौन मारेगा? मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के बाद भारत में मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, और अपने साम्राज्य को चलाने के लिए उसने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था और बाद में दामाद बना, उसे यहाँ गद्दी सौंपकर गौर प्रदेश लौट गया। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में की थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।